दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, आज उसको डिस्कस करने वाला हूं। जहां तक मैंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 10th के क्लासेस स्कूलों में नहीं चल पा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि भैया उसकी क्लासेस कुछ ऑनलाइन पढ़ाया जाए, जिससे हम लोग आसान शब्दों में कैसे किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि पहला चैप्टर क्या कहता है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको वन बाय वन आज हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, हिंदी में इसको बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, सर ये रासायनिक क्या होता है, रसायन क्या होता है। तो एक बात समझ लीजिएगा, रासायनिक या फिर केमिकल की बात करें तो हर ये भी क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। जिस तरीके से आप मैटर पढ़ें, मैटर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भैया दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो एक मैटर, ठीक है। जैसे कि मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर तो एक उत्पाद है जो बन चुका है, लेकिन ये किससे बना है, इसका कंपोजिशन किससे किससे हुआ है, मतलब कुछ चीज़ों को मिला करके ये बना होगा। जैसे ये फाइबर से बना है तो फाइबर क्या होगा, रसायन। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ रसायन मिलकर के कुछ तीसरे रसायन का निर्माण करेंगे, कुछ तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे। आज हमें उन्हीं सब चीज़ों को देखना है कि क्या क्या रसायन हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो एक सिंपल शब्दों में अगर मैं देखूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब दो चीजें मिलकर के कोई तीसरी चीज बनाती है, जिनमें नए पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होता है। मतलब कि जिन दो चीजों को मैं मिलाया हूं, अब उसके गुणधर्म नए वाले पदार्थ के गुणधर्म से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी कुछ अलग होगी। आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें, आप तो बता रहे हैं, कुछ इसका एग्जांपल देके दिखाइए। तो एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है। अगर इसमें मैं ऑक्सीजन मिला दूं, तो आप कहेंगे कि सर जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं संतुलित या असंतुलित की बात नहीं कर रहा हूं। तो बस अगर कोई पूछेगा जल कैसे बनता है, तो आप यही ना बोलते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, जल बनता है। लेकिन मैं ये पूछूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर वही रसायन है जिनकी आप बात कर रहे थे, क्योंकि अभी आपने बताया है कि दो या दो से अधिक रसायन मिलकर के तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जल क्या हो गया, पदार्थ जिसका निर्माण हो रहा है। ये किन की मदद से हुआ है, दो रसायनों या फिर दो केमिकल से मिलकर के। तो केमिकल क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आपने सर ये बताया कि इनके गुणधर्म बदल जाते हैं, वो कैसे। ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं, और ये बहुत ही ज्वलनशील गैसें होती हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ने का काम करती हैं। लेकिन अगर उसी के रेफरेंस में मैं वाटर की बात कर लूं, तो आप जानते हैं कि वाटर आग बुझाने के काम आता है। तो आप कहेंगे प्रकृति तो बदल गई, कुछ आग लगाने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हीं दोनों को आप मिला करके एक ऐसा पदार्थ बना दे रहे हो जिससे आग बुझ रही है। तो गुणधर्म बदला कि नहीं, दुश्मन थे, दोस्त बन गए, कुछ काम करने लगे। तो इसी चीज को हम लोगों को समझना है। और बात करूं तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, ये गैस होता है। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लिक्विड। तो आप कहेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका स्टेट मतलब अवस्था भी बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। रासायनिक अवस्था में रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, उसके टेम्परेचर बदल सकते हैं, हो सकता है कि कुछ गैसों का निर्माण हो जाए। ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया में पॉसिबल है। एक बात आप लोगों को याद रखनी है रासायनिक अभिक्रिया में, कि रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधि से उल्टा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर मैं कोई भौतिक विधि का यूज करूं और मैं ये चाहूं कि जो वाटर मेरा बना है वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। आप कहेंगे सर भौतिक विधियां क्या होती हैं, तो क्लास 9th में आप जाइए और आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी भौतिक विधियां होती हैं। आष्टन विधि होती है, ऊर्ध्वपातन विधि होती है, तो ये सारी भौतिक विधियां होती हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी भौतिक विधियों से आप केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये जो काम की चीजें थी वो आपको याद रखनी है।
और दूसरी मैंने ये चीज बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा, अवस्था में परिवर्तन पॉसिबल है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। दूसरा मैंने क्या बताया है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया है, अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है। मैंने बताया ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप हो सकता है कि मैं कुछ टेम्परेचर पे इसको यूज किया था, लेकिन जो नया पदार्थ बना है उसका टेम्परेचर कुछ और, तो ताप में परिवर्तन पॉसिबल है। और चौथे की मैं अगर बात करूं तो मैंने बताया कि गैसों का उत्सर्जन हो सकता है, कि मतलब कि मैं कुछ चीजों मिलाया हूं, उसके साथ हो सकता है कि कुछ गैसें भी निकले, तो गैसों का भी इसमें उत्सर्जन पॉसिबल है, इस बात को भी याद रखिएगा, गैसों का उत्सर्जन। ये जो बेसिक सी चीजें थी केमिकल रिएक्शन में जानने के लिए, वो मैंने आपको बताया। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि क्या होता है ये रिएक्शन, ये किस इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, कैसे बनते हैं इक्वेशन, ये सारी चीजों को हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ चीजों को देखते हैं, इक्वेशन क्या होता है। अभी मैं इक्वेशन की बात करूं तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं इक्वेशन को लिखूंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है कि अगर मैं दो चीजें मिला करके, जैसे कि सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा अभिकारक की, किसकी बात करूंगा, अभिकारक की, और दूसरा मैं बात करूंगा उत्पाद की, उत्पाद की। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये दोनों चीजें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बहुत काम की चीजें। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में ही परफॉर्म होता है, मतलब कि एक समीकरण के द्वारा ही हम केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक चीज मिलते हैं तो तीसरी चीज बनती है। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ए और बी मिला, आप कहेंगे कि मिला, उसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको देखिए हिंदी में जमा भी बोलते हैं, या फिर हम इसको प्लस साइन के साथ भी दिखा सकते हैं। मतलब ए में बी को मिलाया गया, या फिर ए बी के साथ जब रिएक्शन करता है तो सी बनता है, क्या बनता है, सी बनता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ये एरो जिस ओर रहता है वो उत्पाद होता है, इसको कहा जाता है उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और ए और बी, एरो की जो पूंछ वाली साइड होती है या फिर बैक साइड होती है, ये होते हैं हमारे अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस ओर एरो का मुंह होता है उधर उत्पाद बनता है। अगर इधर भी एक से ज्यादा उत्पाद बनेंगे तो उसको भी हम प्लस साइन के साथ ही दिखाएंगे, कि जैसा C+D बन गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और एरो की इस साइड जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। आप कहेंगे सर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका भी तो कोई एग्जांपल दीजिए, आप ABCD क्या लिख रहे हैं, ये क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता है, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्रियाकलाप है आप लोगों के बुक में कि मैग्नीशियम के रिबन को, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा के बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम के रिबन को वायु, देखिए वायु की जब भी बात करें तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, वायु ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर, ध्यान दीजिए ये क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम का रिबन, मतलब कि मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैं क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि उसको वायु के साथ, वायु का मतलब ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन के साथ उसको दहन कर रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जब भी होता है O2 के फॉर्म में लिखा था, तो हमारा क्या बनेगा, MgO, क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि मैग्नीशियम के रिबन को वायु के साथ दहन करने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो हमारा क्या हो गया, अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूं, करने पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप
अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑक्साइड है और कौन अभिकारक है, सॉरी कौन उत्पाद है कौन अभिकारक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, जहां पे ये आ जाएगा कि कुछ बनता है, जहां पर भी ये आ जाएगा कि कुछ बनता है तो वो क्या होगा, उत्पाद होगा। इसका मतलब कि MgO बनता है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे ये आ जाएगा कि मैग्नीशियम के रिबन वायु के साथ दहन करने पर, मतलब ये करने पर, इन दोनों को मिलाने पर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो हमारे क्या होंगे, अभिकारक। तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, अभिकारक हो गए। तो आपको समझ में आया कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड को जब मैंने मिलाया तो MgO बना, ये उत्पाद बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल में बस ये बताया कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे अब इसका संतुलन कैसे होता है। कि मतलब कि अभी आप सब दो चीजों में ये बता दिए कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिला दिए, मैग्नीशियम को ऑक्साइड में मिला दिए, लेकिन अब अभी तक आपने इसको संतुलित नहीं किया है। यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो संतुलन नाम का भी कोई चीज होता है। ठीक, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जहां पे ये दोनों चीज संतुलित नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया को कंकाली अभिक्रिया बोलते हैं। इस बात को जान लीजिए, कंकाली या फिर असंतुलित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। जहां पे ये दोनों चीज मिले हैं लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित अभिक्रिया को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने पहला एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे संतुलन अभी दिक्कत है, तो मैं आपको बताऊंगा संतुलित कैसे होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है आयरन, Fe, इसे लोहा बोलते हैं हिंदी में, H2O वाटर, यहाँ पे क्या है फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, या फिर लोहे का ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2O। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक चीज लेते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी भौतिक अवस्था दिखाना जरूरी होता है। मतलब कोई भी आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें उसकी भौतिक अवस्था, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, या फिर जली विलीन जिसे बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर कोई चीज सॉलिड है आपको लिखना पड़ेगा S से दिखाना पड़ेगा, अगर कोई चीज लिक्विड है उसे आपको दिखाना पड़ेगा L से, और कोई चीज गैस है तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा G से, या फिर कोई चीज जली विलियन में है, एक्वस सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसे आपको AQ से दिखाना पड़ेगा, इसे जलीय विलियन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको दिखानी पड़ेगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है, इसको संतुलित कीजिए। तो देखिए संतुलित करने के लिए आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या क्या तत्व हैं। तत्व में आप देखेंगे कि आयरन है, तो आप आयरन लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे H2 है, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लीजिए। इसके अलावा कुछ है, आप कहेंगे नहीं। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक अभिकारक वाला पार्ट और एक उत्पाद, तो ये भी लिख लीजिए, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं तो अभिकारक में आयरन कितने हैं और उत्पाद में आयरन कितने हैं। तो आप देखेंगे अभिकारक में सर आयरन 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे उत्पाद में वो आयरन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3। कितने हैं, 3, ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अभिकारक मतलब इधर की ओर हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 2, तो मैंने कहा ठीक है 2 लिख लेते हैं। फिर आप कहेंगे कि इधर कितने हैं, तो आप कहेंगे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो इधर आप कहेंगे 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर आप बोल रहे हैं संतुलित, और संतुलित ये कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ 3 के तीनों तत्व बराबर होने चाहिए। 3 के तीनों तत्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर अभिकारक और उत्पाद में आयरन बराबर नहीं है, मैंने कहा इसको बराबर करो, आपने कहा सर ये 1 है, मैंने कहा 3 बना दो, तो आप कहेंगे सर 3 से गुणा करना पड़ेगा, मैंने कहा कर दो। बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। हम ब्रैकेट में इसको इस वजह से लिखते हैं
कि अगर हमें कोई भी चीज का मल्टीप्लाई या फिर सब्सटेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, परमाणुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जो भी चीजें बढ़ानी पड़ेगी, तो हम बीच में कहीं जाके बढ़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहाँ पे डबल थे, दो बीच में कर दिए। हम जब भी करेंगे तो उसके बाहर करेंगे, कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उसके बाहर करेंगे। तो अगर मुझे आयरन में 3 का गुणा करना है तो हम 3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। और जैसे ही मैंने ये कहा तो अभिकारक में भी 3 और उत्पाद में भी 3 आयरन हो गए, मतलब लोहा इतना हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मत छोड़िए। मैंने कहा ऑक्सीजन की, तो आपने कहा ये सर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। मैंने कहा इसको 4 नहीं बना सकते, आपने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, ये 4 बन गया। मैंने कहा यहाँ पे कैसे 4 दिखाओगे, हमें अभिकारक में गुणा करना था। तो आप कहेंगे सर बीच में तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ही कर देते हैं 4। और जैसे ही आप ये करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इधर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 का गुणा हो गया है। जब इसमें आप 4 का गुणा किए तो इसमें भी हो गया, क्योंकि ये दोनों 7 है और ये टोटल कितना हो गया, 8। तो मैंने कहा अब ये 8 हो गया, इसको भी 8 बना दो। तो आपने कहा सर 4 से गुणा कर देते हैं, ये 8 बन गया। तो हाइड्रोजन में इधर कितने से गुणा हो गया, 4 से। अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें सभी तरफ सेम है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब कि हमारा संतुलन परफॉर्म हो गया, हमारी समीकरण संतुलित हो गई। लेकिन एक स्टेप मिसिंग है। मैंने अभी बताया कि अगर रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट बनाना है तो उसका भौतिक अवस्था या फिर फिजिकल स्टेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आयरन किस स्टेट में है, तो लोहा होता है सॉलिड, आपको लिखना पड़ेगा ये सॉलिड स्टेट है। H2O लिक्विड स्टेट, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये लिक्विड स्टेट में है। फिर लोहे का ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सॉलिड स्टेट में है। H2 एक गैस होती है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये गैस स्टेट में। अब जाकर के आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह नहीं यूज करते हैं। जैसे कि लोहे को मैं लोहा नहीं लिख रहा हूं, लोहे को आपको केमिस्ट्री में पता है कि लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, तो मैंने आयरन लिया। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H, तो मैं H लिया। उसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है O, तो मैंने O लिया। मतलब कि कोई भी जब समीकरण हम लोग बनाते हैं तो हम किसी भी सब्सटेंसेस या फिर तत्वों का प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं। अब जाकर के हमारा समीकरण संतुलित हुआ। तो इसी जगह पे मैं H2 वाला जो लिया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या किया था, H2O बना दिया था, ठीक। तो अब हम कहेंगे कि सर यहाँ पे H2 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ से 1 है, यहाँ 1 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए, लेकिन 2 से जैसे ही गुणा किए ऑक्सीजन तो सेम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2, तो आपने कहा यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया? आप कहेंगे नहीं, फिजिकल स्टेट आप नहीं दिखाएं, तो हम दिखाते हैं। ये किस स्टेट में है, गैसियस। ये किस स्टेट में है, गैसियस। ये किस स्टेट में है, लिक्विड। अब आप समझ पाए होंगे कि केमिकल रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाता है और कोई भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का फॉर्म क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि सर संतुलन क्यों आवश्यक है, हम क्यों करते हैं ये संतुलन, इसको भी हम समझते हैं कि केमिकल का जो संतुलन होता है वो क्यों होता है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा क्लास 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आप लोगों को याद है वो नियम? हम लोग अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की कि क्यों ये आवश्यक है, हमारा यही क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन का जो संतुलन है, बैलेंसिंग है, वो क्यों जरूरी है। तो आपको पता होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में, ध्यान दीजिए मैं लिख देता हूं इसको, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों, या फिर मैं, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मैं अगर सरल शब्दों में बोलूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न तो द्रव्यमान का विनाश होता है। मतलब कि
अगर कोई द्रव्यमान 2 किलो का मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूं या फिर 20 मिलीग्राम का कोई रिएक्शन करा रहा हूं, तो रिएक्शन के बाद भी अगर नाइट्रोजन का 20 मिलीग्राम पहले है तो रिएक्शन के बाद मतलब उत्पाद में भी अगर नाइट्रोजन को मैं तौलूं तो 20 मिलीग्राम होना चाहिए। मतलब कि द्रव्यमान कहीं से भी छिड़ या फिर समाप्त नहीं होता है। ये है केमिकल रिएक्शन। तो हमें पता है कि द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपको तत्वों के परमाणुओं की बात करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। और अभी हम जो बैलेंसिंग करा रहे थे कि हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 6 है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की ही बात कर रहे थे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो बैलेंसिंग जरूरी है वो परमाणुओं की मतलब परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए करते हैं। और परमाणुओं की संख्या से तात्पर्य द्रव्यमान से, मतलब कि उसका द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए, बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये भली भांति समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम अपना पहला प्रकार देखते हैं जो कि संयोजन अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं इसे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। मतलब कि जहां पे 2 या 2 से अधिक रसायन मिलकर एक पदार्थ बनाए उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं जिस प्रकार की A और B मिलकर के सिर्फ C बनता है उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कहेंगे इसके उदाहरण की तो कोयले का दहन ले लीजिए। कोयले का दहन कैसे होता है, आपको पता है कि कोयला का मतलब कार्बन, कोयला मतलब क्या होता है, कार्बन। ठीक, और कार्बन को हम C से दिखाते हैं जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर उसका दहन करना है तो आप अभी देखेंगे कि दहन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या होती है, ऑक्सीजन। तो हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक, और कोयले का जब दहन करते हैं तो निकलती है CO2 गैस। क्या निकलती है, CO2 गैस। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा कि 2 अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, 2H2O प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके लिक्विड यानी कि जल बनाएगी। तो ये क्या हो गया, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसका टाइप लेके चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगला क्या होता है। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है कि ब्रेक करना, कोई भी चीज है वो टूट गया। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल ले तो A अगर कोई पदार्थ है तो वो B और C में टूट गया, यही है वियोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया 3 फॉर्म में अलग अलग डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है उष्मीय वियोजन, दूसरा होता है वैद्युत वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। आइए एक एक करके समझते हैं क्या होता है उष्मीय, क्या होता है वैद्युत और क्या होता है प्रकाशीय। उष्मीय वियोजन जो होता है उसमें जो अभिकारक होता है, अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई चीज तोड़ना है तो ऐसे तो है नहीं भैया कि कोई चीज रखा हुआ है टूट सकता है। उसको टूटने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या फिर सनलाइट, कोई ना कोई चीज उसको चाहिए जिससे वो ब्रेक कर सके। तो होता क्या है कि उष्मीय वियोजन में अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन होता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर हम जब बढ़ाते हैं तो वो ब्रेक करने लगता है। तो उसी का एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है एक ठोस होता है, ठीक। अगर इसके उष्मा को हम बढ़ाने लगे, इसको हिट हम ज्यादा देने लगे तो एक समय आता है वो जब ब्रेक कर जाता है, और वो ब्रेक करके क्या बनाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन, जो कि उष्मा की मदद से पूरा हुआ। दूसरा होता है वैद्युत वियोजन। जब भी वैद्युत आ जाएगा आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मतलब विद्युत का प्रवाह तो होगा ही होगा। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो आपको पता होगा कि वाटर बनता किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कराते हैं तो वही वाटर वापस से ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आई थिंक ये भी क्लियर है। तीसरा होता है प्रकाशीय विभाजन, प्रकाशीय वियोजन। तो आपको पता है जैसा कि नाम में ही लिखा है प्रकाशीय, मतलब कि सर ये ब्रेक कर रहा होगा प्रकाश से, मतलब सनलाइट से। तो इसमें क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन होता है।
और इसका अगर एग्जांपल बात करें 2AgCl, सॉरी ठीक है 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में 2Ag और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक, इसका एक बार नाम कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप पहले के समय में देखे होंगे फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें सिल्वर क्लोराइड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या होता है, Ag और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो यहां एक एक करके हम लोगों ने तीनों देखा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की ओर और देखते हैं अगला। आइए फ्रेंड्स, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम कुछ और प्रकार देखते हैं। जैसे कि एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसको उसकी जगह से हटा देता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझें तो आयरन और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे वो क्या बना लेता है, लोहे का सल्फेट और कॉपर, फेरिक सल्फेट और कॉपर। अब ये कैसे हो रहा है, आयरन और कॉपर की बात करें तो इन दोनों में क्रियाशीलता के क्रम में अगर बात करें तो आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशीलता होता है। ज्यादा क्रियाशीलता की वजह से क्या होगा कि वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा और अपनी जगह उसके साथ बना लेगा। इसी वजह से FeSO4 बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको आप समझ सकते हैं, जैसे ये समझ लीजिए किसी कंपनी में मजबूरी में उसने किसी एक वर्कर को रख लिया क्योंकि उसको काम चलाना था, वो काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उसको क्या, उससे अच्छा व्यक्ति अपने आसपास दिखा, उससे ज्यादा योग्य व्यक्ति अपने आसपास दिखा, तो वो योग्य व्यक्ति उस कमजोर व्यक्ति को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ऑनर को भी क्या चाहिए, अच्छे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति। तो उसने क्या किया, तुरंत उसको डिस्प्लेस किया और कंपनी में अपनी जगह बना ली। सेम उसी प्रकार आयरन ने भी वही किया, कॉपर को उसकी जगह से हटाया और सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप देखिए Na2SO4 और BaCl2, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको दिखेगा SO4 जो होता है अब Ba+ के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि Ba+ के पास डबल प्लस प्लस होते हैं और SO4 के पास क्या होता है, डबल माइनस। ठीक है, अगर इसको भी हम थोड़ा सा आसानी से समझें तो ये क्या होता है, देखिए SO4 के साथ अब ये Na2 है, आपको पता है एक Na के पास एक प्लस होता है, ठीक है, और दो Na रहेंगे तो 2+ मिलेगा, तो यहाँ पे Na2 लिया गया इस वजह से, SO4 की वजह से। तो आप बस एक बात बताइए, अगर आप किसी मोहल्ले में सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक, तो अगर आपको एक ऐसा समय आता है कि आपको दो चीजें लेनी है और दोनों अलग अलग दुकानों पे लेनी है, तो अगर आपकी मजबूरी रही होगी, आपको कोई एक दुकान पे दोनों सामान नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर जाएंगे दोनों के पास और एक एक लेंगे। तो सेम उसी प्रकार सल्फेट जब रहा होगा, उसके पास बेरियम नहीं रहा होगा उसके आसपास, तो उसने क्या किया, दोनों सोडियम से एक एक लिया, ठीक, तो समय हो गया। लेकिन अगर उसके सामने बेरियम आ गया, मतलब उसके सामने एक ऐसी दुकान आ गई जिसपे दोनों आयन एक साथ मिल जाएंगे, दोनों वस्तुएं एक साथ मिल जाएंगे, जैसे कि बेरियम, अब इसके पास दोनों आयन एक साथ हैं और सल्फेट को चाहिए भी क्या, दोनों प्लस चाहिए, मतलब डबल माइनस है, उसको डबल प्लस की रिक्वायरमेंट है। अभी तक उसने दो अलग अलग दुकानें खोजी क्योंकि उसके पास कोई ऐसी दुकान नहीं थी जिसपे दोनों एक साथ मिले, इस वजह से वो सोडियम के साथ चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही बेरियम दिखा, वो तुरंत सोडियम को हटाता है और बेरियम से कहता है आ जाओ मेरे, ठीक है। यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में, तो इनमें आयन आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। उसी प्रकार आप दूसरा देखेंगे, बेरियम सल्फेट बना और दूसरा NaCl, Na के पास दो Na थे और दो Cl, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक Na और Cl, तो Cl को भी, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो वो कोई एक एक वाला चाह रहा था। अब डबल बेरियम उसके पास एक साथ था, जैसे कि मैं इधर कहूं बेरियम क्लोराइड, तो डबल Ba के साथ एक साथ मजबूरी में था। बेरियम की भी मैं बात करूं, ये डबल प्लस था, लेकिन दो अलग अलग क्लोरीन के पास वो जा रहा था, उसको कोई ऐसा चाह रहा था कि एक साथ मिल जाए। अब ये भी संतुष्ट हो गए और ये भी, क्योंकि एक Na एक Cl के साथ जुड़ गया, एक Na एक Cl के साथ जुड़ गया,
तो यहाँ पे भी 2 NaCl बन गया और यहाँ पे ये भी संतुष्ट हो गए। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, आयंस आपस में रिप्लेस हो गए। अगर मैं इनके आयनों को लिखूं तो यहाँ पे +2 जाएगा, यहाँ डबल माइनस और यहाँ पे +2 और यहाँ डबल माइनस। ठीक, तो हुआ क्या, ये +2 वाला इसके साथ चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये +2 वाला इसको छोड़ करके इसके साथ चला जाएगा और ये +2 वाला इसके साथ चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये आयन आपस में कैसे आदान प्रदान करते हैं और नया यौगिक बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में और क्या क्या है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अगर मैं बोलूं उपचयन, तो पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर बढ़ रही है, या H2 का हानि, मतलब H2 या तो समाप्त हो रही है या फिर घट रही है, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन बढ़ रही है, उपचयन। अपचयन में जस्ट उल्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन बढ़ता है, ऑक्सीजन घटता है। इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीजन घटेगा, इसमें हाइड्रोजन घटेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा। बस ये समझना है। अगर आप ऑक्सीजन से भी समझे तो बहुत आसानी से, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, ऑक्सीजन घट रहा है, और ऑक्सीजन की फॉर्म में आप आसानी से समझ भी सकते हैं। अप या फिर अ किसी भी चीज में लग जाता है, इसका मतलब वो चीजें कम हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन घटेगी। उपचयन में अ नहीं दिख रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि इसके 2 एग्जाम्पल दिखाइए, मतलब कि इसके 2 एग्जाम्पलों की सहायता से हम समझ सकते हैं उपचयन क्या होता है, अपचयन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे C अकेला है, इसके पास ऑक्सीजन क्या है, 0। लेकिन जब ये अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन 2 जुड़ गए, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा, 0 से 2 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनों की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे वृद्धि का मतलब अ तो नहीं हो सकता, उ होगा, मतलब उपचयन कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। और दूसरे एग्जाम्पल में बोले तो CuO, ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सर समाप्त हो गया, ऑक्सीजन घट गया, मतलब हानि हुई, तो अ जुड़ा होगा सर, मतलब अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ये उष्मा के फॉर्म में होता है क्योंकि इसका क्या हो जाता है, डिऑक्सीडेशन या फिर अनऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो इसे बोलेंगे अपचयन। ठीक, और अगर ये अपचयन है तो यहाँ पे अगर इसके फॉर्म में देखें तो आप कहेंगे सर यहाँ हाइड्रोजन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब फिर से सर यहाँ पे क्या हुआ होगा, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो अगर इस अभिक्रिया की बात करूं तो आप कहेंगे उपचयन हुआ है सर, क्या हुआ है, उपचयन। तो आप ध्यान देंगे कि सर एक ही अभिक्रिया में एक बार अपचयन हुआ, एक बार उपचयन हुआ। तो समझ लीजिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उसे बोलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जहां पे अपचयन अभिक्रिया भी हो, उपचयन भी अभिक्रिया हो, जो कि दोनों एक ही अभिक्रिया में परफॉर्म हो, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव संक्षारण कहलाता है। संक्षारण में होता क्या है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। मतलब कि जब कोई धातु पे पानी पड़ने लगे या फिर वो वायु के संपर्क में आ रही है या फिर कोई अम्लता का प्रभाव होती है तो धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, नष्ट होने लगती है या फिर कह ले कमजोर होने लगती है। आप लोगों ने लोहे को देखा होगा, लोहे की कोई भी दरवाजा हुआ रहती है तो कुछ समय बाद अगर काफी बारिश या फिर हवा में हम उसको छोड़े रहें तो वो क्या होती है, मूर्छा खाने लगती है। मूर्छा खाना ही क्या होता है, धातु का संक्षारित होना या फिर उपचयित होना कहलाता है, मतलब जिसमें धातु नष्ट होने लगती है। उसी प्रकार चांदी पर काली परत का आना, चांदी भी काफी समय तक वायु के संपर्क में या फिर पानी के संपर्क में आते आते क्या होती है, उस पर एक काला काला परत जमने लगता है, तो हम लोग कहते हैं चांदी भी क्या हो रही है, संक्षारित हो रही है। और सेम उसी प्रकार तांबे पर हरी परत आने लगती है। तो ये सब का कारण क्या है, धातु जब किसी भी आर्द्रता के संपर्क में आएगी तो ऐसा होगा, और इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण।
ठीक है। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धातु होता है, जैसे कि लोहे की बात करें तो उस पर पेंट कर देते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कोई भी दरवाजा रहता है तो सबसे पहले लोग उस पर पेंट करते हैं ताकि उस पर मुर्चा न खा सके। तो आई थिंक आपको संक्षारण का मतलब समझ में आया होगा। बस इतना सा है, जब कोई धातु वायु पानी के संपर्क में आने से नष्ट होने लगती है तो उसे बोलते हैं संक्षारण, जैसे कि लोहे का मुर्चा खाना या फिर लोहे का जंग लगना। ठीक है, अगला है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता? विकृत का मतलब ही समझ में आ रहा है परिवर्तन, गंधिता का मतलब गंध, मतलब कि कोई ऐसी चीज होगी जिसका गंध बदल जा रहा होगा, ये मतलब है। अगर मैं बोलूं वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, मतलब कि ऐसा खाना जो कि वसा या तेल जिसमें मिला हो, ठीक है, जो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, मतलब कि जब वो वायु के संपर्क में आती है तो वो उपचयित का मतलब कि अब उसके स्वाद और गंध में बदलाव आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी खाना वाना आप लोग बनाते, सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियां क्या होती है, एक दिन 2 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें स्मेल आने लगता है और उसमें खट्टापन या फिर गंध भी आने लगती है, क्योंकि वो वसा से बना हुआ है। तो वसा की कोई भी चीज आप इस तरीके से बनाएंगे तो उसमें स्मेल आना कंफर्म है। तो आप कहेंगे कि सर जो चिप्स होती है, जितने प्लास्टिक के पैकेट होते हैं जिसमें चिप्स भरे रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी तो तेल में ही छनाती होगी, वो क्यों नहीं खराब हो रही है? तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज होती है तो उसका उपाय भी होता है। तो अगर मुझे वसा युक्त को उपचयित होने से बचाना है या फिर उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने से रोकना है तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण वो विकृत गंधिता का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसका मतलब उपचयित नहीं हो पाती, जिसके कारण उसका गंध और स्वाद नहीं बदलता। दूसरा एक और होता है, पहला तो आप लोगों ने देख लिया कि नाइट्रोजन के कारण ये बच जा रहा है। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि कोई भी खाना है, ठीक है, खाने को अगर बेसिकली इस तरीके से नॉर्मल कहीं भी रख के छोड़ दिया जाए तो उसमें बहुत जल्दी गंध आने लगता है और स्वाद बदल जाता है। लेकिन जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा उसकी जो टाइम लिमिट है बढ़ जाती है, मतलब कि जो एक दिन में स्मेल और गंध आने वाली है अब वो 2 से 3 दिन तक चल सकता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज ठंडापन मतलब कि ठंड के प्रभाव में आती है तब भी क्या होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है खराब होने की वो भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि हम उसको ठंडेपन और नाइट्रोजन की मदद से यूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये सारा हम लोगों का अभिक्रिया समाप्त हो गया है। अब हमारे पास 2 चीजें बची हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तन मैंने अभी नॉर्मली तरीके पे दिखाया था। अब एक होता है ताप के परिवर्तन, ताप के आधार पर उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। 2 मिनट के लिए उसको भी देखते हैं और इसी पे अपने चैप्टर का समापन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी, दूसरा है ऊष्माशोषी। जैसे कि आपको पता है छेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, मतलब इसमें ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उत्पाद के साथ क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, कुछ ना कुछ हीट बाहर आती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे कि प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों में अगर मैं मीथेन गैस को ले लूं तो जब मीथेन गैसों का दहन, और जब भी दहन की बात आएगी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, ठीक है, तो जब मीथेन गैस भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, जब इसका दहन करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और वाटर निकलती है, ठीक है, और उसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्माशोषी की बात कर लें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो भी आप पढ़ाए हैं, वियोजन अभिक्रिया में जब भी अभिकारक टूट रहा था किसी न किसी ऊष्मा की सहायता से, या तो इलेक्ट्रिक की सहायता से, सनलाइट की सहायता से, या फिर खुद ऊष्मा देना पड़ता था। तो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सब के सब ऊष्माशोषी का ही एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर साइंस का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।